हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम ठीक। 11th क्लास में जब हम हिंदी मीडियम की बातें करते हैं 11वीं कक्षा में, तो जब हम सजीव जगत की बातें करते हैं, जो भी लिविंग वर्ड हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत नई नई चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी हैं। बहुत बेसिक, बहुत ही सिंपल, आसान शब्दों में अगर हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ें, तो हमें बहुत नई चीज़ें भी पता चल रही होती हैं। तो आज इस चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ते हुए, और मेरा ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट कह लें। 11th में पहली बार आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, पहली बार 11th में आप आए हैं, 10th के बाद फिर 11th की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और बायोलॉजी ली है, जीव विज्ञान लिया है आपने, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है या आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है ना। और उस इंटरेस्ट को बनाने के लिए होता क्या है कि हम पढ़ते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं। मेरा आप लोगों के लिए गिफ्ट ये है बच्चों कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स खुद के आपको दे रहा हूँ। उस पूरे लेक्चर में आपको हैंड रिटन नोट से ही पढ़ाऊंगा, ताकि आपको फर्दर बहुत दिमाग ना लगाना पड़े। एज इट इज़ भी नोट कर लिया तब भी काम चल जाएगा। तो बहुत अच्छे नोट्स आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आया हूँ। मेरा नाम अनुराग तिवारी है बच्चों, आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। और कुछ अपने बारे में अगर मैं बताऊँ, तो पिछले 10 सालों से आप लोगों को पढ़ाता आ रहा हूँ। यूट्यूब पर और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप मेरी वीडियो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और कुछ बुक्स भी लिखी हैं जो मेडिकल के छात्रों को, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा हेल्पिंग हो जाती है। और अच्छी चीज़ ये है कि क्वेश्चंस आपको उसमें से मिल जाते हैं। राइट। हम ये सब कुछ चीज़ें जो पढ़ रहे हैं, हमारा खुद का जो ऐप है उसका नाम वेदा। उस वेदा पर आपको ये पूरी क्लासेस मिल रही होंगी, बट मैं तब भी आप लोगों को कुछ फीचर्स बता देना चाहता हूँ कि हमारे वेदा में कौन कौन से फीचर्स हैं। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, आपको डाउट सेशंस मिल रहे होंगे, मेंटोरशिप मिलेगी आपको। मेंटोरशिप का बहुत बेनिफिट होता है बच्चों। क्यों? कोई आपको गाइड करता रहे, कोई हेल्प करे कि कैसे पढ़ना है, कब टाइम टेबल में कब क्या चेंजेस लाने हैं, कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। ये सब चीज़ें आपको मेंटोरशिप में मिलती हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं। राइट। स्कॉलरशिप टेस्ट आपके एडमिशन्स के लिए होते हैं। अपनी पॉसिबिलिटीज़ समझनी है। अगर मेरे पास 5,000 बच्चे हैं जो आपकी क्लास में इस टाइम पढ़ रहे हैं, तो वो 5,000 बच्चों में आपकी रैंक कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें समझना है। और ये सब कुछ आपको वेदा अकेडमी के ऐप पर मिलेगा। तो सारे फीचर्स इस्तेमाल करना। अच्छा, दूसरा, अलग अलग चैनल्स हम लोगों ने यूट्यूब पर भी बना रखे हैं बच्चों, मतलब वेदा के ही। अगर आप 11th 12th के हैं तो 11th 12th वाली क्लासेस में, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और वेदा सीयूटी के लिए अलग से। तो हमारे पास अलग डिफरेंट चैनल्स हैं जिस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे चैनल्स हैं ना, यूट्यूब पे जाके डायरेक्ट सर्च कर लोगे, अपने काम का चैनल सब्सक्राइब कर लो। इनफैक्ट तीनों सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब में कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, देखो, मुझे तुमसे कम्युनिकेट करना है, और मैं दिन में 20,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 40,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उन सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए जो हमें समझना है, स्पेशली होता क्या है कि जब हम कम्युनिकेशंस करते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ लाते हैं, कैसे बताएं कि तुमको कोई चीज़ मिलनी है ना। मुझे बताना है कि आज टेस्ट है शाम को, कैसे तुम तक बताऊंगा? तो इसका मतलब एक ऐप है जिसका नाम है टेलीग्राम, है ना। टेलीग्राम ऐप पर आपको मैं सारे नोट्स, पीडीएफ, क्लास के लिंक सब कुछ भेजता हूँ। और उस टेलीग्राम का चैनल का नाम क्या है? अनलॉक नीट। क्या? अनलॉक नीट। यहाँ पर आकर आपको सारी पॉसिबिलिटी समझनी। ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेना, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कर लेना, पूरी तरह से फ्री है। इस पे आपको बहुत से नोट्स मिलते हैं, क्लास के लिंक्स मिलते हैं, जो भी क्लास में हम पढ़ते हैं उनके लिंक्स मिलते हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जितनी भी अपडेट्स हैं, कोई भी नया फॉर्म आया है ना, कोई भी नई चीज़ें आई, कैसे भरना है उसको, क्या करना है, ये सब कुछ चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा। चैप्टर का नाम है जीव जगत, लिविंग वर्ड जिसको बोलते हैं, और उसके बारे में मैंने कंप्लीट जो नोट्स हैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बहुत सिंपल सा। एग्जैक्टली सजीव होता क्या है बच्चों? लिविंग की जब मैं बात करता हूं तो सजीव होता क्या है? कुछ भी जिसमें वृद्धि हो सके, कुछ भी जिसमें किसी तरह का विकास हो सके, किसी भी तरह की वो प्रतिक्रिया दे सके, है ना। अगर इनमें से कोई भी वो लक्षण प्रदर्शित करता है तो उसको सजीव कहेंगे, है ना। वो लिविंग है, वो जिंदा है।
एक निर्जीव चीज है, ये पेन है, क्या ये किसी भी तरह की प्रतिक्रिया कर सकती है? आंसर इज नो, नहीं कर सकती। इसमें विकास हो सकता है, इसमें किसी भी तरह की वृद्धि हो सकती है कि कल को बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, खराब हो सकती है, वो टेक्निकल चीजें हैं, वो एक अलग। तो इसका मतलब ये सजीव नहीं है, ये निर्जीव है। और हर सजीव किसी भी तरह की वृद्धि या विकास या प्रतिक्रिया या कोई एक लक्षण प्रदर्शित कर दे तो उसको हम सजीव कहें। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सजीव में क्या सिर्फ ये तीन ही चीजें हैं, वृद्धि या विकास या फिर प्रतिक्रिया? नहीं, और भी चीजें। उनमें वृद्धि के अलावा क्या पता जनन की भी प्रक्रियाएं होती हैं। जनन से एक से दूसरा जीव बनता है, और जनन इसलिए जरूरी है, बट कभी भी जनन हमेशा ये नहीं दर्शाता कि सजीव ही है तभी वो, मतलब कोई भी सजीव है वो जनन ही करेगा। मैं एग्जांपल दूं, जैसे आ, एक थर्ड जेंडर होता है ना, इंग्लिश में हम लोग उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, मधुमक्खी की बात करें। मधुमक्खी में जो नर है और जो मादा है, इसके अलावा एक तीसरे होते हैं, वर्कर मधुमक्खी कहते हैं उनको। वो न मेल होते हैं, न फीमेल होते हैं, न नर होते हैं, न मादा होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या, उनमें जनन तो हो नहीं रहा, लेकिन वो जीवित हैं, वो सजीव हैं। अच्छा, वो जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की पॉसिबिलिटी होती है, गमन प्रक्रिया की बात तो हम कर ही रहे हैं। किसी भी तरह से कोई श्वसन करेगा, चाहे वो किसी भी तरह का श्वसन हो, तो वो सजीव कहलाएंगे। पोषण, कुछ खाया, डाइजेस्ट हुआ तो वो बाहर भी तो निकलेगा, उत्सर्जन। ठीक है बच्चों, किसी भी तरह का लाइफ प्रोसेस है, पूरी जीर्णता की बात हो रही है, तो जीर्णता हो, और जो कोई जीवित रहेगा वो कभी ना कभी मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो मृत्यु एक सजीव की सबसे बड़ी उपलब्धि है, आप समझ लीजिए कि सजीव है। इसका कंफर्मेशन क्या हो जाएगा कि वो जीर्णता और मृत्यु की बातें यहां हो रही। कोई भी एक कोशिका है बच्चों, उस कोशिका में जो बीच में न्यूक्लियस हम बोलते हैं, तो इसके अंदर कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं, तो जीव द्रव्य बोलते हैं उसको। ये होना ही चाहिए, और वो एक साथ कईयों के संगठन में हो, तो कोशिकीय संगठन की बात कर रहे हैं, ग्रुप में हो रहे हैं। कल को इसको हम ऊतक बोलते हैं, तो कोशिका से ऊतक बनता है, सेल और टिश्यू की बात करते हैं। तो ये सब कुछ सजीव के कुछ उदाहरण है कि मतलब ये इनमें से कोई भी अगर उसमें चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब सजीव है। अच्छा, ये पक्का नहीं है कि सब होना चाहिए, कोई भी एक हो रहा है तो उसको सजीव हम कह सकते हैं। ये चीज हमें क्लियर हो गई, नहीं है, छोटी छोटी चीजें। अच्छा, सजीव बनते किससे हैं? क्या जीवन जो मिला है वो ऊपर भगवान ने, ऊपर वाले ने कुछ जादू किया है ऐसा कि वो सजीवित हो गए हैं? नहीं, वो सब कुछ किसी ना किसी अणु परमाणु से बने होते हैं। और हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक की बातें हम यहाँ कर रहे हैं, है ना। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से जब मिलकर बनेंगे तभी हम उनको सजीव कहेंगे। और वो कार्बनिक पदार्थ का मतलब उसमें कंफर्म है, ये पक्की बात है कि कार्बन होगा ही होगा, हाइड्रोजन होगा ही होगा, ऑक्सीजन होगा ही होगा, नाइट्रोजन होगा ही होगा। ये कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। किसी भी जीवित जो भी चीज है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होना ही चाहिए। आप कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लीजिए, C6H12O6, देखो तीन चीजें हैं कि नहीं, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो सजीव दो तरह की चीजों से बने होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, सजीव को पुराने जमाने के हिसाब से अगर देखा जाए, अब तो बहुत से उसके पार्ट बना दिए गए हैं, कई तरह के प्रकार हो गए हैं। पुराने जमाने के हिसाब से सजीव दो तरह के थे, अभी भी आप मान सकते हैं। या तो वो किसी ना किसी तरह के जानवर हैं, जीव जंतु की बात करते हैं, या वो किसी भी तरह के पादप हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो जीव विज्ञान की जब बात करते हैं हम, तो उसमें या तो हम पादप की बात करते हैं जो प्लांट्स हैं,
और जंतुओं की बात करते हैं जो कि एनिमल हैं बच्चों, है ना, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। और इन दोनों की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, जितने भी तरह के प्रकार हैं, सबको हम मिलाकर सजीव बोल रहे होते हैं। तो दो समूहों में बांटा गया है इनको। आप देखिए ना, एक कछुए की बात हो रही है, कभी मछली की बात हो रही है, कभी मशरूम की बात हो रही है, यूग्लिना की बात हो रही है। तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज है ना। ये तो कोरोना वायरस की तरह लग रहा है, नहीं? ठीक है, तो ये सजीव की बात हो गई। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं आप लोगों से, मैं तुरंत क्विक बता देता हूँ। जंतु एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना, शकित नहीं होता। आकृति निश्चित है ना, और अपरिवर्तनशील है, उसमें फिर से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उंगली बन गई है तो बन गई है ना। आकृति पादप में अनिश्चित है, नए नए बदलाव आते रहते हैं, परिवर्तनशील है। जो क्लोरोफिल हरित लवक की बात करते हैं वो जंतुओं में नहीं होता, उसका अभाव होता है ना। और इसमें ये उपस्थित होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं, स्वयंपोषी, है ना, स्वयंपोषी की बात करते हैं। और ये विषमपोषी होते हैं। निश्चित समय पर एक वृद्धि खत्म हो जाती है। भाई कब तक उम्र बढ़ती है, मतलब कब तक हाइट बढ़ती है? 18 साल, ऐसे समझ लो। उसके बाद एक वृद्धि निश्चित समय तक ही बढ़ी ना, ऐसे समझेंगे। जो भी पादप है वो अनिश्चित समय तक बढ़ते रहते हैं और अनियमित, ऐसा नहीं कि वो 2 ही इंच हर दिन बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बोलते हैं स्टोर कर लिया, रख लिया बचाकर, तो जो भोजन का संचय है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों से। भोजन का संचय जंतुओं में किस माध्यम से होता है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो याद रख लेना है। और यहां पर स्टार्च के माध्यम से भोजन का संचय होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगली चीज, एक्सक्रीटरी ऑर्गन समझते हो, जो भी खाना खाया पचाया तो निकालेंगे कहां से, तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन अंग होते हैं इसमें। इसमें कोई अलग से अंग नहीं होता, वही लीफ है जो CO2 निकालती है ना, उसी को, उसका जो उत्सर्जन क्रिया उसी को बोलते हैं कि CO2 निकल गया। जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं बॉडी में जिसकी जरूरत नहीं है हमारे शरीर में, उसको निकाल देना ही तो उत्सर्जन हुआ। उसी को निकालने का पूरा सिस्टम बना हुआ है एनिमल्स में। प्लांट में अलग से कोई सिस्टम नहीं है, पूरा प्लांट ही उत्सर्जन क्रिया कर पाता है, ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है और इसमें क्षमता थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, श्वसनांग पाए जाते हैं, हमारे फेफड़ों की बात कर ले, सांस लेने के लिए जितने भी अंग हैं, लेकिन इसमें ऐसे कोई अलग से अंगों का अभाव होता है। ज्ञानेंद्रियां नहीं होती हमारे पास, तो नाक, आंख, कान, स्किन, चमड़ा बोलते हैं, ये सब हैं, बट इसमें ज्ञानेंद्रियां विकसित हैं, यहाँ पर उसका अभाव है। बेसिक चीजें हैं जो हम बचपन में भी पढ़ते आए हुए हैं और हमें ये चीजें बड़े अच्छे से समझ में क्लियर है। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना होगा, बातों को ध्यान देना होगा कि चीजें हो कैसे रही। डन। इसमें जो अलग अलग विविधताएं हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। टॉपिक है जैव विविधताएं। विविधता का मतलब भिन्नता, विभिन्नता, है ना, अनेकता, कि जो जीवित चीजें हैं वो कितने कितने भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर समझना है। और असंख्य जीव इस पूरी दुनिया में होते हैं और उन सारे जीवों के बारे में हमको यहाँ पर समझना है। जितने भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं, इन चीजों को हमें यहाँ पर प्रॉपर समझना है और उस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को समझ रहे हों। तो जैव विविधताएं, कितने तरह के जीव होते हैं, तो लाखों करोड़ों तरह के जीव इस पूरे धरती पर पाए जाते हैं। और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नंबर्स हम काउंट कर रहे हैं, कि हम उनको गिन लें, नहीं, हम गिन नहीं सकते। बट एक चीज जरूर है ना, एक चीज जरूर है कि उनको हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि जी, जो एनिमल हैं, जो जंतु हैं, वो इतने स्पीसीज हैं, स्पीसीज से बना दिया उनको। स्पीसीज क्या होती है, अभी समझाऊंगा। तो उनको हमने कैटेगरी बना दी, एक प्रकार बना दिया कि तुम इतने प्रकार के हो। उनके नंबर्स नहीं काउंट कर सकते, लेकिन प्रकार जरूर हम लोग उनके जोड़ कर सकते हैं।
ठीक है। और उनकी पृथ्वी पर विद्यमान जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी पादप हैं, सबको मिलाकर हम बोलते हैं जैव विविधता। क्लासिफिकेशन इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं इसको, है ना? क्या? जैव विविधता के बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा समझना, इसके अलग अलग स्तर होते हैं। कौन कौन से? जैव विविधता में पहला स्तर जो है अनुवांशिकीय अंतर है। अनुवांशिकीय का मतलब, अब देखो, आप देखोगे जर्मन शेफर्ड एक कुत्ते का नाम है, कुत्ता वो भी है। एक डॉबरमैन, एक पग, एक ऐसे देसी आप बोल दोगे, सारे कुत्ते हैं, सारे डॉग हैं, लेकिन उसमें अनुवांशिकीय स्तर है ना, वो दोनों का अनुवांशिक जो विभिन्नताएं हैं वो तो अलग अलग हैं। ऐसे ही आम की बहुत सी किस्में हैं। आप दशहरी खाते हो, आप चौसा खाते हो, आप सफेदा खाते हो, लंगड़ा, देसी, अल्फांसो, ऐसे कितने ही प्रकार के आपको आम की किस्में मिल जाएंगी। ये सब कुछ अनुवांशिकीय स्तर पर बात हो रही है। जातीय स्तर पर अगर हम बात करें, है ना, तो वहां पर भी बड़ी विभिन्नताएं हैं। जैसे अलग अलग पादपों की जातियां। अब एक ही प्लांट में, एक ही पादप में अलग अलग विभिन्नताएं आपको मिलती हैं। पक्षियों की अलग अलग जातियां। ऐसे समझो ना कि आप सिर्फ कौवे की बात करो, तो कौवे में अगर वैरायटी हो जाए, विभिन्नताएं हो जाए, तब तो वो क्या हो गया बच्चों? अनुवांशिकीय स्तर। बट कौवा अलग है, पिजन जो कबूतर की बात करते हैं वो अलग है, तो ये जातीय विभिन्नताएं हुई ना पक्षियों की। इसको बोलते हैं जातीय स्तर। पारिस्थितिक स्तर का मतलब, मैं यहां हूं, या आप यूं समझ लें कि यहां का जो कॉकरोच है, तिलचट्टा बोलते हैं इसको, वो यूएस में, अमेरिका में अलग होगा। उसका साइज, उसका जीन, उसका जेनेटिक्स सब कुछ अलग होगा, है ना? तो आवास, मतलब कौन कहाँ रह रहा है, इसके बेस पर अगर हम इसके उस पे हम इसको अलग करें, तो आवास, भौगोलिक आवरण, ये सब कुछ चीजें, है ना, ये सब कुछ चीजें बदल देती हैं उनकी आनुवंशिक स्तर को, उनके जातीय स्तर को, और इसलिए इसको बोलते हैं पारिस्थितिक स्तर। अब वन में, पहाड़ में, रेगिस्तान में, समुद्र में अलग अलग तरह के जीव मिलते हैं एक ही आनुवांशिक स्तर के। कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे सफेद भालू, सिर्फ भालू आपको सिर्फ बर्फीले स्थान में मिलेंगे, और जबकि ऊंट सिर्फ रेगिस्तान में। तो ये पारिस्थितिक स्तर हुआ ना, कि वो वहीं रह सकते हैं, तुम यहाँ रह सकते हो। हाँ, इसका कारण क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। 12th में एक चैप्टर है, उसमें आपको बहुत डिटेल में, थर्ड फोर्थ चैप्टर है, उसमें मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। अगली चीज, एक वर्ड है, शब्द है, वर्गिकी। तो वर्गिकी में हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। वर्गिकी में हम सबको वर्ग में विभाजित करते हैं। कैसे हम किसी भी जीव या जंतु को अलग अलग वर्गों में विभाजित करें, इसके बारे में थोड़ी सी बात हम यहाँ पर करेंगे। अब किसी भी जीव की पहचान हो, नामकरण हो, वर्णन हो, है ना, उसको हम अलग अलग वर्गों में जो डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, इसी को टेक्सोनॉमी, कहीं कहीं लिखा भी रहेगा, हिंदी में लिख देंगे टेक्सोनॉमी, और कहीं कहीं पर वर्गिकी बोलते हैं बच्चों। हिंदी में शब्द क्या है? वर्गिकी। ये आपको याद रखना है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये नोट्स आपको डायरेक्ट पीडीएफ में टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? अनलॉक नीट। ठीक है, चैनल का नाम क्या है? अनलॉक नीट। तो वर्गीकी के बारे में हम थोड़ी सी समझ रहे हैं। पहचान कैसे करें, किस बेसिस पर इसकी पहचान करें? तो इसमें इनके लक्षणों के आधार पर हम बाकियों से तुलना करते हैं। ठीक है, लक्षणों के आधार पर हम बाकियों से तुलना करते हैं कि हाँ, ये पादप कौन सा है, ये जंतु कौन सा है, या ये किस तरह का जीव है। ये सारी चीजें हम इसके बेसिस पे करते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया? किसी भी वर्गीकी का पहचान करना। मान लो मुझे यहाँ पर कुछ दिख जाए, एक केचुआ जाता हुआ दिख जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो केचुआ है, उसकी मैं पहले पहचान करूंगा उसके लक्षणों के आधार पर। ऐसे समझना, उनके लक्षणों के आधार पर फिर तुलना करूंगा। अच्छा हाँ, ये तो उसकी तरह है, लेकिन ये छोटा है। अगर दिमाग में जो है सर्प की बात करते हैं, सांप की बात करते हैं, उसकी तरह है लेकिन ये छोटा है, इसके पास रीढ़ की हड्डियां नहीं, है ना? तो इस तरह से हम पहचान करते हैं चीजों की। फिर उसके बेसिस पर एक इमेजिनरी अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे, नामकरण करेंगे, उसका नाम रखेंगे। नहीं,
तो नामकरण की बातें होती हैं। लक्षणों की पहचान के बाद उसे नाम दिया जाता है। ये दूसरा स्टेप हुआ। पहले तो आप लक्षण देखेंगे उसको, फिर तुलना करेंगे, फिर उसका नाम रखेंगे, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे कि किस कैटेगरी में इसको डाला जाए। तो जीवों की शारीरिक, आकारिक या फिर जात वृत्तीय जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके आधार पर हम उनको समूहों में बांट देंगे। इसको बोलते हैं वर्गीकरण, है ना। और वर्गीकरण के लिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में सिस्टमैटिक्स। उसके बारे में थोड़ी सी समझते हैं बातें। ये ऐसी विज्ञान की शाखा है बच्चों जिसमें हम विभिन्न जीवों की विकासात्मक, कि वो कैसे बढ़े, पहले क्या थे, फिर क्या बने, फिर आगे क्या बने, उनका विकास कैसे हुआ, या जाति वृत्ति की बात करते हैं, उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसको बोलते हैं वर्गीकरण विज्ञान। क्या? वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण के ही बेस पर बच्चों हम पूरा का पूरा नामकरण कर पाते हैं। भाई कोई भी जीव है, उसका साइंटिफिक नेम लिखना है तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। डन। तो वर्गीकरण विज्ञान की बात कर रहे हैं, और वर्गीकरण विज्ञान के बेसिस पर ही हम किसी का नाम रखते हैं, नामकरण, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। प्रत्येक जीव का एक मानक होता है। मतलब मैं अगर किसी भी प्लांट की बात करें, पादप की बात करें, उसका नाम है क्या? गुलाब या गेंदा, ऐसे पेड़ होते हैं। क्या गेंदे का फूल पूरी दुनिया में गेंदा ही बोला जाता है? आंसर इज नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होगा। तो अगर मुझे उसका अध्ययन करना है, तो उस अध्ययन करने के लिए मुझे पूरी दुनिया में एक ही नाम होना चाहिए उसका। और इसके लिए हमने क्या बोला कि प्रत्येक जीव का एक मानक होता है जो पूरे विश्व में मान्य हो। और इसीलिए और इस पूरे प्रोसेस को नामकरण कहते हैं। नामकरण बहुत ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो यहाँ है वो यूएस में भी हो, वो ऑस्ट्रेलिया में भी हो, जर्मनी में भी हो, हर जगह वही नाम से बुलाया जाए। उसको आप वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। हालांकि हर एक का एक सामान्य नाम भी होता है, लेकिन सामान्य नाम किसी एक जगह के लिए ही होता है। वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व के लिए एक होता है। जैसे आम का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ये मैं हिंदी में पढ़ा लूं, चाहे इंग्लिश में पढ़ा लूं, चाहे जर्मनी में, चाहे चाइनीज में, नाम उसका मैंगीफेरा इंडिका रहेगा बच्चों। समझ रहे हो ना, छोटी सी बात। उसी तरह से, अच्छा, लोकल नाम, सामान्य नाम आपको समझ में आ गया, जो उसी विशेष स्थान पर आधारित होता है। लेकिन वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में सर्वमान्य होता है, उसको सब लोग मानते हैं। जैसे मानव का नाम क्या है? ह्यूमन का होमोसेपियंस, आम का मैंगीफेरा इंडिका। और जब भी लिखेंगे इसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे, जब भी लिखेंगे इसको अंडरलाइन करेंगे। ये रूल है तो रूल है ना। और नाम किस बेसिस पर लिख सकते हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स बना दिए गए बच्चों। इसके लिए छोटे छोटे कुछ रूल्स बना दिए गए। अगर वो किसी भी पादप का नाम है, तो उसका रूल किस जगहों पर लिखा हुआ है, किस बुक में लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आई का मतलब इंटरनेशनल, सी का मतलब कोड, बी का मतलब बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये फुल फॉर्म इसका आपको पूछा जाता है एग्जाम में। आईसीबीएन का मतलब बताइए, है ना। और फिर 4 ऑप्शंस पूछ लेते हैं आपसे, तो याद रखना पड़ेगा। अगर किसी जंतु का नामकरण है तो उसके रूल्स, उसके सारे जो नियम है वो कहाँ लिखे होंगे? आईसीजेडएन में, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जेड का मतलब जूलॉजिकल, जू मतलब जंतु, याद रखना, जूलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें छोटी सी बात हो गई। अब ये जो नामकरण की पद्धतियां हैं, ये नई नई आती गई, पुरानी जाती गई। सबसे पहले आया एक नाम पद्धति, किसी का एक नाम रख दिया। अब अगर मैं, तुम्हारा नाम मान लो विशाल है, और मैं तुमको अगर विशाल के नाम से बोलूं, तो क्या तुम्हारा नाम विशाल ही है? पूरी दुनिया में कितने विशाल हैं? कैसे मैं बताऊं कि तुम अलग हो विशाल और दूसरा अलग है विशाल? कुछ तो बताना होगा। इसलिए एक नाम पद्धति कभी भी काम नहीं आई, वो चाहे जीव के लिए, चाहे जंतु के लिए, चाहे किसी के लिए। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था इनका? कैरोलस लीनियस। इन्होंने द्विनाम पद्धति को सबसे पहले बताया लोगों को, और ये बहुत ही सरल है, और अब जाकर ये सर्वमान्य है। सभी लोग इसको मानते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है, स्टैंडर्ड। आज की डेट में देखोगे किसी भी उसका साइंटिफिक नेम देखो यहाँ पर,
आम का साइंटिफिक नेम 1 2, मैंगीफेरा इंडिका, द्विनाम पद्धति। मानव का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम, होमोसेपियंस। ठीक है, इस तरह से हम चीजों को समझेंगे। तो द्विनाम पद्धति सर्वमान्य है, सरल पद्धति है ना। इसके नियम क्या है, बहुत जरूरी है, और ये नियम इंग्लिश में लिखने पर ज्यादा फॉलो होते हैं, हिंदी में उतने अच्छे से फॉलो नहीं हो पाते, हिंदी में सिर्फ पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे हमेशा द्विनाम पद्धति लैटिन भाषा में ही लिखा जाएगा। अब ह्यूमन को होमो बोलते हैं, होमो सेपियंस। सेपियंस तो पूरे इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, हिंदी में तो वैसे भी नहीं, ये लैटिन के शब्द हैं, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। अगर मैं लिखूं और हाथ से लिख रहा हूं तो उसको, है ना, अगर छपा हुआ है तो तिरछे अक्षरों में होगा, और अगर लिखा हुआ है तो अंडरलाइन किया जाए, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, ये अगर टाइप प्रिंटेड होता तो कैसे लिखा होता, ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में, जैसे नहीं वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे। और अगर हाथ से लिख रहे हो, क्योंकि आप ऐसे कर्सिव नहीं लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे, प्रॉपर लिखोगे, होमो सेपियंस, और अंडरलाइन करोगे। और ये क्यों ऐसा बोल रहा हूं, इंग्लिश में मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में ही उसको एक्चुअली समझा जा सकता है कि पहला अल्फाबेट कैपिटल में, दूसरा स्मॉल में। तो अक्षर वंश में, है ना, क्या, बड़ा पहला अक्षर वंश, याद रखना। तो वंश की बात करें, और दूसरा जाति को वो करता है, जो संकेत होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैविक नाम जब भी हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्द रेखांकित और तिरछे से लिखे जाते हैं, ठीक है ना, उसको प्रॉपर अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित किया जाता है। वंश का पहला देखो, याद रखो, जैसे होमो सेपियंस है, ऐसे लिख रहा हूं मैं, होमो सेपियंस। ये जब लिख दिया तो पहला अक्षर बड़ा होता है। अब हिंदी में तो ये नहीं लिख सकते बड़ा या छोटा, लेकिन यहां जरूर लिख सकते हैं, पहला अक्षर बड़ा होता है। किसमें, वंश में। ये वंश है, ये पहला वाला वंश है, याद रखना, ये वंश। ठीक। और जाति के जितने भी शब्द हैं वो हमेशा वो स्मॉल होते हैं, ये जाति है। तो होमो क्या है, वंश है, और सेपियंस जाति है, ये शब्द आपको याद होना चाहिए। वंश का पहला शब्द, पहला अक्षर बड़ा होता है, मतलब होमो में एच बड़ा, बाकी सब छोटा। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में तो ये फॉलो हो भी नहीं पाएगा, बस याद करना होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो और लास्ट में, अंत में आप उसमें वैज्ञानिक का नाम लिख सकते हैं। जैसे होमोसिपियंस है, उसका पहली बार नाम किसने रखा था, तो लीनियस ने रखा था, तो लिन लिख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ समझनी होंगी संक्षेप में। जैसे मानव का साइंटिफिक नेम इंग्लिश में होमोसेपियंस है, कबूतर में कोलंबा की बात करें, लिविया। ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, समझ में आ रहा है बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसका हम थोड़ा सा वर्गीकरण और करते हैं। तो हम बात करेंगे वार्गिकी संवर्ण की, है ना। तो वार्गिकी संवर्ण में लीनियस ने पहली बार इस प्रणाली को बोला था, और हर एक जाति, वर्ण, वंश, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहली बात तो, जो भी कैटेगरी बनी है, जो भी वार्गिकी है, उसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जाति की बात करते हैं। मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है, और इस वैज्ञानिक नाम में स्पीसीज, जाति कौन सी है, तो इंडिका यहां पर जाति है, ये मैंने आपको बता दिया था। पहला क्या होता है, वंश होता है, अगर हम द्विनाम पद्धति की बात करते हैं। तो सबसे छोटी इकाई है वर्गीकरण की, सबसे छोटी इकाई, ठीक है, मतलब वो सीक्वेंस में होता है ना। आम में ये हो गया, तो इसकी जाति क्या हो गई बच्चों, इंडिका जाति हो गई, ये याद कर लेना है। दूसरा वाला हमेशा जाति होता है, दूसरा वंश, जीनस इंग्लिश में बोलते हैं। तो पैंथेरा लियो साइन, जैसे बाघ है तो पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं, चीता को पैंथेरा पार्डस बोलते हैं, शेर को पैंथेरा लियो बोलते हैं। तो ये जो पहला है, ये है बच्चों वंश। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि शेर, बाघ और चीता, इन सब में सामान्य बात क्या है, ये सब एक ही वंश के हैं, इनकी जातियां अलग अलग हैं। वंश अलग होता है, जाति अलग होती है, तो इनका वंश एक ही है। समान गुणों वाली जातियों के मिलने से वंश का निर्माण होता है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना।
अब एक वंश की सभी जातियों में कुछ समान गुण जरूर से जरूर होते हैं, इन तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी समानताएं जरूर होंगी, है ना। एक ही वंश मतलब पैंथेरा में। अगली बात करते हैं कुल, फैमिली। समान गुणों वाले वंश को कुल कहते हैं, याद रख लो। जैसे समान जाति वाले, उसको क्या बोलते हैं, वंश कहते हैं। वैसे समान वंश के को कुल कहते हैं, याद रखेंगे। ये वंश जातियों की तुलना में कम समानता प्रदान करता है, ठीक है। जैसे पैंथेरा है तो इसमें बाघ है, चीता है, शेर है। फेलिस जो है वंश, उसमें सारी बिल्लियां आ जाती हैं, है ना, जितने भी हैं, तो बिल्लियों वाले तो उनको। अब इन दोनों को किस में रखा गया है, फेलिडी। फेलिडी वंश है, फैमिली इनको बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा, कुछ आपको उदाहरण की तरह मैं समझा दूंगा। अगला है गण, ऑर्डर। एक दूसरे से समानता रखने वाले कई कुल, अगेन। अब यहां पर कुल के ग्रुप को बोला गया है, कुल एक साथ, बहुत से कुल और उनमें आपस में समानताएं हैं, उनको एक साथ क्या कहा जाएगा, गण। तो एक दूसरे से समानता रखने वाले कई कुलों को एक साथ गण कहा जाता है ना। कुछ समानताएं लेकिन कुछ असमानताएं भी जरूर होती हैं, जैसे फैलिडी, कैनेडेई। अब ये कैनेडेई कुत्ते बिल्लियों की बात हो रही है, जो कुत्ते लोमड़ियां, और फैलिडेई जो ये हैं, बिल्लियां हैं। इन दोनों को, क्योंकि ये मांसाहारी हैं, इसलिए इनको कार्निवोरा गण में रखा गया है। इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर गण को ही बोलते हैं, वो कार्निवोरा है, क्योंकि ये मांसाहारी है। बिल्ली भी मांसाहारी, कुत्ता भी मांसाहारी, लेकिन उसका जो कुल है कुत्ते का, वो क्या है, कैलिडेई। बिल्ली का क्या है, फैलिडी। कुछ कुछ चीजें आपको याद करनी पड़े। अगली बात करते हैं वर्ग की, क्लास बोलते हैं। समान गुण वाले गण को मिलाकर, देखो हर एक पिछले को जोड़ दो, बहुत से समानताएं, तो वो एक नई जो है कैटेगरी बना लेता है, तो इसको वर्ग बोलते हैं। समान गुणों वाले कई गण को मिलाकर वर्ग का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना। जैसे कार्निवोरा है और प्राइमेटा है, ये सबको हम मेमेलिया में डालते हैं। मेमेलिया एक क्लास है, मेमेलिया। अच्छा, चीता, बाघ, बिल्ली, कुत्ता और मानव में क्या समानताएं हैं, या चिंपैंजी और बंदर में चीते के साथ क्या समानताएं हैं। वो तो भैया मांसाहार है, वो शाकाहारी है। समानता कहाँ है ना। उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड है, मतलब वो अपने बच्चों को स्तनपान करा सकते हैं, दूध पिला सकते हैं बच्चों को। दोनों के ही अंदर वो ग्लैंड है, स्तनपान कराने के लिए दोनों में ही स्तन है ना? तो इसलिए इनको मेमेलिया में रखा गया। मैमल का मतलब ही होता है स्तनधारी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। संघ की बात करते हैं, फाइलम। बहुत से वर्ग को मिलाकर संघ बोलते हैं। इसमें कुछ समान और कुछ विशिष्ट गुण, है ना, भी होते हैं। कुछ असमानताएं भी होती हैं, बट समानताएं आप ज्यादा पाएंगे। तो बहुत से वर्ग को मिलाकर संघ बोलते हैं, इतना याद कर लो। जैसे मेमेलिया, पक्षी, पक्षी को प्राइसेस बोलते हैं, कभी कभी लिखा होगा। उभयचर, जैसे मेढक वगैरह है। सांप वगैरह को रेप्टिलिया बोलते हैं। मत्स्य, जितने भी मछलियां हैं, इन सबको एक संघ में रखा गया है, और उस संघ का नाम रखा गया है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, या वैसा सा कुछ होता है, उसको बोलते हैं कॉर्डेटा, है ना। नोटोकॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। तंत्रिका रज्जु होते हैं, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, है ना, या क्लोम उपस्थित होते हैं। तो ये अगर चीजें हैं तो उसको कॉर्डेटा में रखा जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो कॉर्डेटा क्या है, एक फाइलम है, एक संघ है बच्चों, नाम याद रखने हैं सारे। और सबसे बड़ी इकाई जो है वो है किंगडम, जगत बोलते हैं। अभी मैं एक साथ भी सबको कर दूंगा। तो समस्त समुदाय संयुक्त रूप से दो जगत में बांटे गए हैं, एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत, जो भी जीव जंतु की बात करते हैं। बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, मानव हैं, ये सब जंतु में आते हैं। पेड़ जितने भी हैं, पौधे हैं, वो पादप में आते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर गमन करते हैं, गुणों की असमानताएं बढ़ती जाती हैं। तो मानव में ज्यादा समानताएं हैं बजाय एक दो जगत के उसमें। जैसे मानव और मछली दोनों ही एनिमल किंगडम में आते हैं, जंतु किंगडम में आते हैं, जंतु जगत में आते हैं। लेकिन
असमानताएं ज़्यादा हैं। अब इसको एक सीक्वेंस में एक ही तरीके से लिखते हैं। अब देखो, हमने बात की थी जाति की, जैसे ह्यूमन की बात, मानव की बात की, ये सबसे निम्नतम कैटेगरी है यहाँ पे जाति। फिर वंश होता है, वंश को मिला के कुल बनता है, कुल को मिला के गण बनते हैं, गण को मिला के वर्ग बनता है, वर्ग को मिलाकर संघ बनता है, और संघ को मिलाकर जगत बनता है। ठीक, ये आपको याद रहेगा। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कई बार, ये मानव वर्गीकरण या सिंपल वर्गीकरण पूछा जाता है। इसमें सबसे निम्नतम जाति है, सबसे उच्चतम जगत की बात हम कर रहे हैं, याद रहेगा। अगर मैं मानव की बात करूं तो सेपियंस, होमो, होमिनिडेई, प्राइमेटा, मेमेलिया, कॉर्डेटा और जंतु। ये हमारा वर्गीकरण, मानव का वर्गीकरण। ठीक है, इस पूरे अध्याय में एक आखिरी और आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसका नाम है जीवों को अध्ययन कैसे कर सकते हैं, जीवों का अध्ययन हम कर कैसे सकते हैं, उनके साधन कौन कौन से हैं, है ना। तो उस साधन को थोड़ा सा समझते हैं। अलग अलग तरीके से हम किसी भी जीव का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे अच्छा जो तरीका लगता है, जितने भी पादप हैं उनके अध्ययन के लिए संग्रहालय का हम इस्तेमाल करते हैं। आपने उसको म्यूजियम का नाम सुना होगा। संग्रहालय क्या है? यहाँ पर सिर्फ पादप ही नहीं, जंतु भी होते हैं, और पादप तो होते ही होते हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं। म्यूजियम जो वर्ड यूज करते हैं, ये UM होगा बच्चों। हाँ। तो एक ऐसा विशिष्ट स्थान है जहां पर, याद रखना, जहां पर मृत पादपों को या जंतुओं के नमूनों को उचित परिदर्शक द्रव्य में, वो जो है कौन सा एक द्रव्य होता है, फॉर्मेलिन, है ना, उसका नाम क्या होता है बच्चों? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन में रखा जाता है। परिरक्षक का मतलब उससे वो खराब नहीं होते, उसमें डुबो कर रख दिया जाता है, और इस फॉर्मेलिन से वो बचे रह जाते हैं। आप कभी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर आपको ऐसी चीजें खूब देखने को मिले। वो मानव का हृदय रखा हुआ है, आंख रखी हुई है, ऐसे ऐसे पूरी शरीर रखा हुआ है, तो 2 महीने का छोटा सा बच्चा रखा हुआ है ना, तो उसको एज ए, उसको प्रिजर्व करके वहां पर संभाल लेते हैं। कई बार अल्कोहल में भी रख लेते हैं इसको, बट फॉर्मेलिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर्मेलिन, है ना, फॉर्मेलिन है, अल्कोहल है, इसमें इसको संभाल के रखा जाता है एक पारदर्शी जार में, ताकि हम देख सकें बाहर से, और लेबल लगा दिया जाता है ताकि उसका नाम की सूचनाएं हमें मिलती रहें। कंकाल है, अंडे हैं, भ्रूण है, ये सब कुछ संरक्षित करके वहां रख दिया जाता है अलग तरीके से। कुछ संग्रहालय हैं अलग अलग, जैसे एक कोलकाता में है इंडियन म्यूजियम करके, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली में भी एक है। तो ये कुछ आपसे एग्जाम में भी पूछते हैं, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पर है? दिल्ली, ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। संग्रहालय से फायदा क्या होता है? ऐसी चीजें जो हमने नहीं देखी हैं, वो कहीं पर अगर एकत्रित है तो हम जाकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी ज्ञानार्जन कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि होता कैसे। अब आपने हमेशा हर चीज तो नहीं देखी, तो कहीं से लाकर उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, एकत्रित कर दिया गया, और एक आप समुचित जानकारी वहां से उठा सकते हैं। प्राचीन जातियों का अध्ययन कर सकते हैं, है ना, उनमें समानताएं विभिन्नताएं समझ सकते हैं अपने जानकारी के लिए। दूसरा जो साधन है जीवों को अध्ययन करने का, वो है हार्बेरियम। ये सेकंड साधन है, दूसरा साधन। इसमें सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में ही रखते हैं, जैसे जड़ है, तना है, फूल है ना। इसको एक शीट में, कागज की शीट में सुखा कर इसको रखा जाता है, ऐसे चपटा कर करके, और बड़ी सी शीट होती है, मैं कैसे दिखाऊं, जैसे ये बायोलॉजी की बुक है ना आपकी, ये वाली, ये ऐसी सी ही बड़ी सी शीट होती है, और उसमें पेज के बीच में वो पत्तियां हैं, फूल हैं, उन सबको शीट में लिख देते हैं, और वर्गीकरण प्रणाली के हिसाब से उसमें नाम भी लिख दिया जाता है, उसमें नामाकरण भी कर देते हैं, नामाकरण कि यहाँ पर उसका, जिसने भी उसको इकट्ठा किया उसका नाम लिख दिया, है ना, किस दिन इकट्ठा किया, उसका लोकल नाम क्या है वहां पर उस जगह पर। तो ये सब कुछ जानकारियां उसमें लिख दी जाती हैं, और इस तरह से उसको चिपका कर उसके ऊपर एंटी फंगल एजेंट होता है, मतलब उसमें फंगस ना लगे, ऐसी कुछ लेप लगा दिए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो, और उसको
चिपका कर रख दिया जाता है, तो बहुत दिनों तक वो सुरक्षित रहता है। तो इसको बोलते हैं हार्बेरियम शीट। ठीक है, इसका महत्व क्या है? अगर कोई भी एक पादप है और वो यूएस में है, जापान में है, लेकिन इंडिया में नहीं, लेकिन स्टडी हमें यहाँ करनी है, तो हम वहां से उसको हार्बेरियम शीट में मंगवा सकते हैं। यहाँ हम देख के जान जाएंगे, अच्छा ये ऐसा दिखता है। तो पौधों की पहचान में सहायक है। ठीक है, शैक्षिक एवं अनुवांशिक कार्यों के लिए भी जरूरी है ना। अनुवांशिक या अनुसंधान के लिए जरूरी है, किसी भी तरह का खोज के लिए जरूरी है ना। एक एक प्रकृति को जानने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। लुप्त प्रजातियों के अध्ययन में भी सहायक है। और एक देहरादून में, एक लखनऊ में हार्बेरियम है ना, वो प्रॉपर वहां पर आप जा सकते हैं। FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में है। यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, यहीं पर ट्रेनिंग उनकी होती है। और उसी तरह से NBRI, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी है ना। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है बॉटेनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान, यहाँ पर जीवित पादपों का संग्रहालय है, आप ऐसे याद रखें। जहां दुर्लभ या संकटग्रस्त या आर्थिक महत्व के पादप को रखा जाता है, उसको बोलते हैं वनस्पतिक उद्यान या बॉटेनिकल गार्डन। आपने नाम सुना होगा। कई बार उसमें विदेशी पादप भी रखे जाते हैं। पहली बार मैंने एक छुई मुई का पेड़ होता है, टच मी नॉट बोलते हैं इंग्लिश में, उस छुई मुई के पेड़ को मैंने इसी तरह से एक वनस्पति उद्यान में ही देखा था, वरना मैंने कभी देखा नहीं था उसको। तो ऐसे कुछ विरले दुर्लभ प्रजातियां जो होती हैं, वो भी वहां पर लगा दी जाती हैं, ताकि हम आप जीवित अवस्था में उसको देख सकें, बजाय किसी भी हार्बेरियम शीट में, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा उसका उदाहरण है, एग्जाम, है ना। तो फायदा क्या है? अनुसंधान के, अध्ययन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी संकटग्रस्त दुर्लभ प्रजातियां हैं, उनको एक अनुकूल वातावरण वातावरण प्रोवाइड करता है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एग्जाम्पल याद कर लें, इंग्लैंड में क्या है? रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। और लखनऊ में आपको बताया भारतीय वनस्पति उद्यान, ये लखनऊ में भी है। उसी तरह से अगर मैं, आप लोग चिड़ियाघर गए होंगे, जंतु उद्यान बोलते हैं। तो भारत में लगभग 200 प्राणी पार्क हैं, प्राणी उद्यान जो बोलते हैं आप, जंतु उद्यान। और यहाँ पर भी दुर्लभ, संकटग्रस्त और विदेशी, कई बार जो वहां पर नहीं, उनके लिए अवस्थाएं हैं जिससे वो जीवित रह सकें, उसको यहाँ लाकर उसको अच्छा संरक्षण प्रदान हम लोग करते हैं, ताकि वो जीवित रहे, इस संसार में बचा रहे। महत्व क्या है? अध्ययन और अनुसंधान की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से काफी पैसा मिलता है भाई। जो किसी भी चिड़ियाघर में जाते हो तो टिकट लेते हो, और दुर्लभ प्रजाति को बचाकर उसका प्रजनन करा के उसमें, ताकि हमारे नेचर में, प्रकृति में कोई भी कमी ना आए। एक हैदराबाद में है और एक चिल्का लेक में है। चिल्का प्राणी उद्यान और एक नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद में है, इसको याद रखना होगा। एक और है जीवों को अध्ययन करने का साधन, बहुत अच्छा साधन है, लेकिन ये कहीं है नहीं, ये एक अलग से एक तरीका है जीवों को अध्ययन करने का। इसको बोलते हैं कुंजी, की इंग्लिश में बोलते हैं। हम दो जंतुओं को ले लेते हैं या दो पादप को ले लेते हैं, और उनके जितने भी वर्गीकरण के लक्षण हैं, उन लक्षणों को एक तरफ इधर लिख दिया, एक तरफ इधर लिख दिया। मान लो दो पक्षी ले लिए, और उन दो पक्षियों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इसको समझना है मुझे। तो क्या करेंगे? बोलेंगे हाँ इसमें पंख है, उसमें पंख नहीं है ना, ऐसे करके। तो हम टिक कर देंगे, इसमें कट कर देंगे। इस तरह से जितने भी उनके लक्षण हैं, उनको एक तरफ लिख देंगे, एक तरफ लक्षण नहीं है। और देखेंगे ज्यादा समानताएं हैं, मतलब दोनों एक ही हैं। समानताएं कम ज्यादा है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। ज्यादा समानताएं हैं, मतलब एक ही परिवार से हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो इनके माध्यम से विभिन्न जीवों के एकांतर लक्षणों के चयन के आधार पर जीवों की पहचान होती है, वर्गीकरण होता है ना। अच्छा, कुंजी में हमने बोला क्या, कि या तो है या नहीं है। तो हमने दो विपरीत बातें बोली ना, इन दोनों विपरीत बातों को एक साथ कपलेट बोलते हैं। दो बातों के ग्रुप को कपलेट बोलते हैं, और एक बात को, इसी दो बातों के एक बात को बोलते हैं लीड। तो इसको बोलते हैं लीड वन, इसको बोलते हैं लीड टू। और लीड वन लीड टू को एक साथ हम क्या बोलते हैं? कपलेट। ठीक है ना, क्या वर्ड यूज करते हैं हम इसमें? कपलेट।
और कुंजी के माध्यम से हम जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग सब पता लगा सकते हैं, सबका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिससे हम जीवों का अध्ययन कर सकते हैं, उसका नाम है मैनुअल, है ना, नियम पुस्तिका बोलते हैं। एक ऐसी पुस्तिका जिसमें किसी एक जाति विशेष का संपूर्ण वर्णन होता है। क्या? एक जाति विशेष का संपूर्ण वर्णन होता है, इसको हम नियम पुस्तिका कहते हैं, याद रखेंगे। एक और शब्द है मोनोग्राफ, किसी एक वर्गी की संवर्ण का और किसी जीव का संपूर्ण अध्ययन होता है। वर्ग की संवर्ण का किसी एक जीव का संपूर्ण अध्ययन जब हो, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। इतना ही याद रखना है इस पूरे चैप्टर में, बहुत ही छोटा सा चैप्टर, इसको एज इट इज उठाकर याद कर लेना बच्चों, भूलना नहीं है। नोट्स इसी को भी याद कर लो, फिर एनसीईआरटी की किताब जो पढ़ लो, ये वाली किताब, और आपका काम हो जाएगा। एक एक लाइन पढ़ना, जहां भी दिक्कत हो मुझसे तुरंत पूछ लेना, ठीक है। और पूछने के लिए आपके पास जो तरीका है वो ये है, ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, है ना। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो खूब पढ़ो। और हाँ, हमारे ऐप में क्वेश्चन वगैरह भी आप दे सकते हो, तो वो भी फीचर्स ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आप उसको भी पढ़ते जाओ। तो खूब मेहनत से पढ़ना, इसका पूरा एक बढ़िया से नोट्स बना लेना बच्चों, खूब अच्छे से इसको बार बार करके रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो रिवीजन कर लेना, नोट्स बना लेना, तो चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक, कहीं पर कोई कंफ्यूजन? छोटा सा ही चैप्टर था, मुझे पता है, बट कई बार इसके छोटे छोटे जो शब्द होते हैं वो हमारे दिमाग से भूल जाते हैं, तो उन शब्दों को याद कर लेना, है ना, कि जो है वंश क्या है, गण क्या है, ऐसे ऐसे जितने भी शब्द हैं उसमें सारे शब्दों को दिमाग में बैठा लेना, सीक्वेंस में याद कर लेना, काम हो जाए। ठीक है, चलो ठीक है, खूब मेहनत से पढ़ते रहो, हार्ड वर्क करो, और अगले चैप्टर में हम मिलेंगे। जो भी वर्गीकरण है जीवों का, उसके बारे में समझेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, बाय बच्चों, बाय।